Yes, dear students, standard 12th, science, English literature, Flamingo, chapter number 2, Lost Spring, stories of stolen childhood, which was already introduced. I have introduced it in the first video, dear students. Now let's see here. Okay, lesson. सो समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे एक रुपया भी कचरे में से मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. तो यहाँ तक हमें जो ऑथर बताते हैं कि तुम ये क्यों काम करते हो, सब ये गार्बेज का, कचरा उठाने का। एक दिन साहेब को पूछा, जब एनकाउंटर हो गया आमने सामने ऑथर का और साहेब का, ये लड़के का जो गरीबी में रहता है, काम करता है कचरा कूड़ा उठाने का, प्लास्टिक्स गार्बेज उठाने का, तो ये तू हर रोज़ ये तू क्यों काम करता है। ओके, तो ये जो गार्बेज डम्प्स है, ओके, इसमें से मुझे मैं सोना ढूंढ रहा हूँ। सोना यानी गोल्ड। गोल्ड कभी कचरे में मिलता नहीं है, मगर कुछ उसकी ज़रूरी जो चीज़ें होती है वो लोग कलेक्ट कर लेते हैं, फिर जो बड़े लोग होते हैं उसके पेरेंट्स वगैरह उसको बेच देते हैं। तो बच्चों का काम है यहाँ पे कलेक्ट करना। तो बच्चे, साहेब बोलता है मैं गोल्ड कलेक्ट करता हूँ, उनके लिए गोल्ड है ये। ओके, तो मेरे जो अड़ोस पड़ोस में जो है वहाँ कचरे के जो ढग है वहाँ से ये साहेब, ये उसके दोस्त वगैरह ये काम करते हैं। साहेब ने बहुत समय पहले उसका जो घर था वो छोड़ दिया था, और जो ढाका में था, जो ग्रीन फील्ड्स के बीच में था, वहाँ पे वो जगह अभी छोड़ दी, क्योंकि वहाँ उसकी जो यादें हैं, उसकी यादें अभी थोड़ा डिस्टेंट में है, थोड़े दूर है उसके दिमाग से। मगर हाँ, याद ज़रूर है कि ढाका में थे पहले वो रहते थे। वहाँ पे बहुत सारा जो तूफ़ान वगैरह, पवन वगैरह के कारण वो सब उजड़ गया, सब निकल गया वहाँ से, सब लोग बेघर हो गए। ओके, ऐसा उसकी मदर ने उसे बताया कि हम लोग पहले ढाका में रहते थे और ये हादसा हो चुका, और उसी के कारण अभी वो लोग सोने की तलाश में, यानी गोल्ड के, लुकिंग फॉर गोल्ड, ओके, तलाश में, यानी एक अच्छा जीवन गुजारने के लिए वो लोग वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। तो ये जो बिग सिटी है यहाँ का, जो अभी रहते हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं, और अभी ये लोग यानी जो है साहेब, ये गार्बेज को उठाने का और कलेक्ट करने का काम करता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। गो टू स्कूल, आई से ग्लिम्पली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। मेरे पास दूसरा कुछ नहीं है, ऑथर बताता है, साहेब बोलते हैं यहाँ पे, मेरे पास अभी दूसरा कुछ नहीं है। वो बस गुनगुनाता है कि बस यही काम है मेरे पास। ओके, और इधर उधर वो देखने लगता है। तब ऑथर बोलते हैं कि स्कूल जाओगे, और वो फ्लंटली बोलता है, ग्लिबली यानी फ्लंटली उसने कहा, तुरंत, इमीडिएटली। उसकी आवाज़ में भी एक अच्छा साउंड था कि यार उसने तुरंत बोल दिया, हाँ, कि भाई अड़ोस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब कोई स्कूल बनेगा तो मैं अवश्य वहाँ पे जाऊँगा पढ़ने के लिए।
If I start a school, will you come? I asked, half joking. Yes, he says, smiling broadly. जब ऑथर बताते हैं कि जब मैं अपनी खुद की स्कूल शुरू करूँगी, बनाऊँगी, तो क्या आप आओगे वहाँ पे पढ़ने के लिए? मैंने पूछा, थोड़ा आधा जोक और आधा स्माइलिंग और ऐसे करके बस उसके साथ बातचीत की मैंने। उसने कहा हाँ, और वो भी स्माइलिंग ब्रॉडली। A few days later I see him running up to me. Is your school ready? थोड़े दिनों के बाद वो भागता हुआ अचानक उसने मेरे को देख लिया, वो आया और पूछा कि आपकी स्कूल तैयार हो चुकी है? मैम, it takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. देखो, स्कूल खड़ी होने में टाइम ज़्यादा लगता है, मैंने बोला, और वो भी एम्ब्रेस पोजीशन में, यानी ऐसी परिस्थिति में ऑथर ने बोला। और ऑथर को ऐसा लगा यहाँ पे कि यार प्रॉमिस नहीं करना चाहिए किसी बच्चों के साथ या किसी लोगों के साथ, ओके, क्योंकि अगर आप फुलफ़िल नहीं कर पाते कोई चीज़ का प्रॉमिस क्यों करते हो किसी के साथ। मैंने कर दिया, आज मुझे एहसास होता है कि गरीब बच्चों के साथ ऐसा प्रॉमिस या किसी के भी साथ अच्छा नहीं है। But promises like mine abound in every corner of his bleak world. परंतु ऑथर बताते हैं कि जैसे मैंने प्रॉमिस किया वैसे ही यहाँ पे जितना भी ये अपना जिसको बोलेंगे ब्लिंक वर्ड, यानी डल एंड चीयरलेस, तो जो ये ब्लिक वर्ल्ड है, हमारी आसपास की जो दुनिया है, यहाँ पे लोग प्रॉमिसेस करते हैं। एवरी कॉर्नर, हर जगह पे लोग प्रॉमिसेस करते हैं, परंतु ओके कोई उसको फुलफ़िल नहीं कर पाता, तब सामने वाले को बहुत दुख होता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। साहेब आलम, ही अनाउंसेस। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, he would have a hard time believing it, unaware of what his name represents. He roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. ये पैराग्राफ में ऑथर कहते हैं कि मैं थोड़े महीनों के बाद उसको जानने लगी। मैंने उसको पूछा नाम क्या है, तो उसने बताया साहेब आलम। ऐसे बड़ी आवाज़ में उसने अनाउंस किया। उसको पता नहीं था कि क्या मीनिंग होता है साहेब आलम का। तो मैंने बताया कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि वो जानना चाहता है उसका अर्थ क्या है। तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसका जो लॉर्ड होता है, भगवान होता है, उसको बोलते साहेब आलम। अब जैसे ही उसने ये सुना वो बिलीव करने लगा, क्या मीनिंग है मेरे नाम का, वाव। नाम से वो अनअवेयर था, ये मीनिंग से अनअवेयर था। वो बस जो है हिज नेम रिप्रेजेंट, जैसे ही उसने मीनिंग जाना मेरे पास से, वो बड़ी आवाज़ में ओके पूरी स्ट्रीट्स में, पूरे रास्ते में जो उसके दोस्तों के साथ बस फिर भागा। वो लोग बेयरफुट बॉयज़ थे, यानी जूते नहीं पहनते थे। ये पूरी आर्मी थी, उसकी टीम थी पूरी, साहेब आलम और उसके दोस्त वगैरह। लाइक जब सुबह सुबह जाते थे तब ये मॉर्निंग बर्ड्स जैसे दिखते थे, और वो अपना रेक पिकिंग का काम करते थे, और डिसअपियर एट नून, और दोपहर को डिसअपियर हो जाते। ओके, ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम। और बाद में जितनी भी पूरी टीम थी, जो बच्चे थे, तो सभी के बारे में मुझे थोड़ा पता चल गया। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। अरे भाई, आप चप्पल क्यों नहीं पहनते, ऑथर ने कहा। एक जन से पूछा। अरे मेरी मम्मी जो है वो उतार नहीं देती, चप्पल पड़े हैं, मगर वो जो सेल्फ पे ऊपर चप्पल है, मेरी मम्मी मुझे नहीं उतार देती वहाँ से।
बहुत सादगी से उसने आंसर दिया। Even if she did, even if she did, he will throw them off, adds another, who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair of his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities, on village roads. It is not a lack of money but a tradition to say to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं हमें कि उसकी मम्मी ने उसको दिया पर वो फेंक देता है, बस दूसरे ने बताया ऐसा कि हम लोग, और एक ने तो जूता पहना था मगर वो कोई मैच नहीं था उसके पैर के अंदर, अलग अलग जूते थे। जब मैंने कमेंट किया, यानी ऑथर ने कुछ कमेंट किया, तो सफल्स इज फीट सेज नथिंग, उसके पैर में उसको वो अच्छा नहीं लगता, हम जूते नहीं पहनते। तो एक ने बोला आई वॉन्ट शूज़, सेज अ थर्ड वन, जो तीसरा लड़का था कोई ग्रुप में, तो उसने कभी भी अपने लाइफ में पेयर ऑफ शूज़ नहीं खरीदे और नहीं पहने थे। अब यहाँ पे ऑथर बताता है कि मैं पूरा ट्रैवलिंग किया हुआ हूँ यहाँ कंट्री में, और चिल्ड्रन मैंने देखा है ये पुअर्टी में जो रहते हैं, रैक पिकर्स का काम करते हैं, वो बेयरफुट वॉकिंग करते हैं। तो सिटीज़ में, गांव के रास्ते में, ओके, ऐसा नहीं है कि पैसा, लैक ऑफ मनी, पैसा नहीं है उन लोगों के पास, परंतु ये एक परंपरा हो चुकी है, ट्रेडिशन हो चुका है उसके पूरे ग्रुप में, उसके समाज में, रैक पिकर्स में, पुअर्टी में, कि बस स्टे बेयरफुट, हमें तो बस खुले पाँव ही रहना है, चलना है, इज़ वन एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि मैं सोच में पड़ गई कि ये कौन से रीज़न है, कौन सा कारण ये लोग देते हैं। ओके, ये गरीबी जो है पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री के अंदर, ओके, तो ये जो है ये पूरा एटर्नल है, ये सनातन सत्य है, परपेंचुअल यानी सनातन सत्य है, ऐसा वो बोलते हैं कि हाँ, ऐसे लोगों के अंदर ये देखा जाता है, और मैंने देखा है कि बेयरफुट ज़्यादा होते हैं ये लोग। I remember a story. A man from Udupi once told me, as a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple. His father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town, and the temple, which was now adorned in an air of desolation in the backyard, where lived the new priest. There were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddesses when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddesses had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes.
but many others, like the rake pickers in my neighborhood, remained shoeless. So, in this paragraph, okay, ऑथर हमें बताते हैं कि मुझे याद है एक मैन ने जो उडीपी में था, उसने एक बार मुझे एक कहानी कही थी, मुझे बोला था कि एक यंग बॉय था और वो स्कूल जो टेंपल के नियर था वहाँ पे जाता था। उसके पिताजी वहाँ पे पुजारी थे, प्रीस्ट थे, और वो वहाँ पे अब शॉर्ट में बात करता है कि मैं प्रार्थना करता था मुझे पेयर ऑफ शूज़ मिले अच्छा पहनने के लिए। ओके, तो फिर बाद में 30 इयर्स लेटर की बात है, मैंने फिर से वहाँ पे मैं गई, वो टाउन और मंदिर की जगह पे, और विच वॉज ड्रॉनेड हियर डियर स्टूडेंट्स। तो ऑथर ने बोला ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, यानी जो हमें बोलते हैं ड्रॉनेड, यानी पूरा दबाया हुआ जो था, और वो भी डिसोलेशन। डिसोलेशन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे तो निर्जनता या जो उजड़ जगह होती है, ओके, उसकी तो सब उजड़ गया। ओके, इन द बैकयार्ड पूरा तबाह हो गया था। और इतने सालों के बाद मैं जब वहाँ पे विज़िट के लिए गई तब अब ये न्यू प्रिस्ट था वहाँ पे, और देयर वेर रेड एंड वाइट प्लास्टिक, वहाँ पे प्लास्टिक की चेयर भी थी, रेड एंड वाइट। एक लड़का जिसने ड्रेस पहना हुआ था, ग्रे यूनिफॉर्म, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़ भी पहने हुए थे, और अराइव पेंटिंग एंड थ्रू ही स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। तो वो हाँफता हुआ आया, पेंटिंग यानी ब्रीथिंग फास्ट, और उसने स्कूल बैग वहाँ फेंक दिया और बेड के ऊपर। तो ये पूरा टाइम अलग हो चुका था। लुकिंग द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर, अब वो बच्चे को देखते हुए मुझे वो प्रार्थना याद आ गई जो पहले वो लड़का किया करता था। ओके, अपने लिए शूज़ उसको चाहिए थे। तो फाइनली फिर वो जो गॉडेस थी उसने वो उसकी प्रार्थना सुनी और उसको पेयर ऑफ शूज़ मिले। तो यहाँ पे ऑथर बताती है कि ये सब तो हुआ, परंतु जो रैग पिकर्स है, ओके, तो रैग पिकर्स है जो हमारे नेबरहुड में है, वो रिमेन शूज़लेस है, उसको पहनने के लिए वो पहनते ही नहीं है। अगर कुछ मिल भी जाए तो वो पहनते नहीं है। ओके, उसके मूड पर डिपेंड होता है ज़्यादातर कि कैसे रैग पिकर्स है, उसका मूड क्या है, पहनना है नहीं पहनना है, पर मोस्टली वो शूज़लेस दिखते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahibs finally is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty in structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water. Live 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris gave us tattered saris. When I asked them why they left their beautiful land of green
fields and rivers. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rugby king. Though, though the years it has acquired the proportion of a fine art, garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child is ever even more. तो इस पैराग्राफ में हमें ऑथर बताते हैं कि जितना मैं परिचय में आई बैर फुट जो रैग पिकर्स है, तो वो मुझे ले गए सीमापुरी तक। अब ये सीमापुरी क्या है, तो सीमापुरी दिल्ली के पूरा जो करीबी एरिया है, जो बाहरी किनारा है दिल्ली का बाहरी भाग, वहाँ पे पूरा ये सीमापुरी है। और येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, थोड़े दूर के किलोमीटर के अंदर पूरा दिल्ली के अड़ोस पड़ोस में पे ये सीमापुरी तक मैं वहाँ पे गई। मेटाफोरिकली, जो जैसे मैं अलंकारिक भाषा में बात करूँ थोड़ा, तो मैंने देखा कि यहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे जिसको बोलते हैं हम स्क्वेटर्स, यानी जो घुसपैठिए होते हैं, ओके, विदाउट टेकिंग परमिशन लिव इन इंडिया, ओके, विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, स्क्वेटर्स। अब इसमें से वो लोग आए हैं बांग्लादेश, ओके, 1971 में। उसमें से एक फैमिली था साहेब्स का, वो भी यहाँ पे रहते थे सभी के लोगों के साथ। अब सीमापुरी जो है वो पूरा उज्जड़ है, ओके, उज्जड़ यानी पूरा जो है वाइल्डरनेस है, ओके। तो इतना वेस्ट पूरा वेस्ट जो है उज्जड़ यानी पूरा यहाँ पे वेस्ट यानी एक कचरा वाला पूरा जगह है, ओके। और ये बट नो लॉन्गर एम्प्टी, ओके, ये इतना खाली नहीं है, यहाँ पे लोग रहते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे, और मैं बता रही हूँ आपको, तो पूरा मड एरिया है, कचरे के ढग है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे लोग रहते हैं। तो जो रहने का तरीका है यहाँ पे, तो जिसको बोलते हैं हम टेरापोलिन, ये टेरापोलिन जो है, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो चीज़ है ये लार्ज सीट मेड ऑफ हैवी वाटरप्रूफ मटेरियल, इससे बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं टेरापोलिन। तो ये जो उसके रूफ होते हैं घर के, और डिवॉइड ऑफ सेवेज, पूरा जो डिवॉइड है यानी विदाउट, उन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है, गटर वगैरह, सेवेज वगैरह, ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ पे पानी गंदा जो है वो वहाँ निकलता है स्ट्रीट के अंदर। 10,000 रेक पिकर्स वहाँ पे, अराउंड 10,000 रेक पिकर्स वहाँ पे रहते हैं, इंक्लूडिंग साहेब। तो यहाँ पे ये कंडीशन बहुत ही ख़राब है। 30 इयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वो 30 साल से यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं है उन लोगों के पास कि भाई आधार कार्ड है कि वो है, कोई कुछ आइडेंटिटी नहीं है। विदाउट परमिट्स बट विथ रेशन, हाँ उन लोगों को रेशन कार्ड मिल गया है। अब गवर्नमेंट ने रेशन कार्ड दे दिया है उन लोगों को, ओके, क्यों कि उसके नाम वोट में आ जाए, और जिस पार्टी को अगर वोट चाहिए तो वो लोग वहाँ चले जाए और वोट मिल जाए। तो वोट लेने के लिए रेशन कार्ड दे दिए इन लोगों को, रेशन कार्ड के लिस्ट में डाल दिया है। परंतु खाने के लिए जो रेशन कार्ड में जो रेशन की दुकान पे अनाज मिलता है, वो अनाज वहाँ पे मिलना मुश्किल है, ओके। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है, ओके, टिकने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ओके। आइडेंटिटी, देन एन आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी क्या है, अपनी पहचान क्या है, उससे अच्छा तो अपना सर्वाइव होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो खाना ज़रूरी है। परंतु ये मुश्किल काम है यहाँ पे, क्योंकि ये मिलना थोड़ा कठिन है। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि फैमिली जो रहते हैं खाना ज़रूरी है, ओके। गो टू बेड विदाउट, वो लोग सो जाते हैं, ओके, पेट में खाने के बिना, ओके, विदाउट ईटिंग जो है वो पेट में दुखता भी है, अगर क्या करें। तो हम लोग ये ऑथर बताते हैं कि हम कि जब वहाँ पे रहते थे, वहाँ जगह अच्छी थी आपकी, ओके, सब कुछ बढ़िया था, तो वो सब छोड़ के आप क्यों यहाँ पे आ गए। तो फटे हुए कपड़े में, जैसे टेटर साड़ीज़,
तो वो जो महिला है वो बता दी है। इसे मैंने पूछा तो उसने बताया ओके कि भाई बहुत ग्रीन लैंड थे वहाँ पे, बस सब कुछ बढ़िया था, अच्छी नदियाँ थी वहाँ पे, खाना भी हमें थोड़ा मिल जाता था, सब कुछ बढ़िया था ओके। और ये काम चलाओ जो अभी जो घर है टेंट्स वगैरह ओके उसके अंदर रहते हैं। अब चिल्ड्रन वहाँ पे बड़े हो रहे हैं ओके। और वो सर्वाइव में पार्टनर्स भी बन रहे हैं कि पेरेंट्स के साथ वो भी पार्टनर्स में जुड़ गए हैं, क्योंकि वो भी ये रेक पिकर का काम करते हैं और थोड़ा पैसा उसके कारण हम लोग कमा लेते हैं। सो सीमापुरी मीन्स रेक पिकिंग। तो दो द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर द प्रपोर्शन इन फाइन आर्ट, तो काफ़ी जो है थोड़ा कला वगैरह का भाग भी वहाँ पे देखने को मिला। गार्बेज जो है मेन है ओके, गार्बेज इज़ देम इज़ गोल्ड, कचरा का जो ढग है उन लोगों के लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और ये रोज़ का खाना है उन लोगों का, क्योंकि लोग जाएंगे ब्रेक पिकिंग करेंगे, कूड़ा कचरा उठाएंगे, फिर उसको बेचेंगे, फिर खाने को कुछ मिलेगा। ए रूफ ओवर देयर हैंड्स, तो सर पर छत भी चाहिए, तो गार्बेज ही है उनके लिए सब कुछ। इवन इट इज़ अ लीकिंग रूफ, अगर कहीं पे भी वो छोटे से मकान में रहते हैं तो भी लीकेज भी है उसके रूफ के अंदर, तो भी रहना है, गंदगी में भी रहना है, जो भी है बड़े लोग जो समझते हैं वो रहते हैं। परंतु बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, परंतु बच्चों के लिए इससे भी ज़्यादा है ये गार्बेज। यस डियर स्टूडेंट्स।